नमस्कार दोस्तों। पिछले तीन वीडियो में भाग 1, 2 और 3 में हम लोगों ने इतिहास की पूरी फ्रेमिंग की, हिस्ट्री की पूरी फ्रेमिंग कर लिया है। हम लोग टॉपिक वाइज एनालिसिस पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो इतिहास या हिस्ट्री के खंड में सबसे टफ और इंटरेस्ट के बिना वाला पार्ट देखा जाता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मानते, वो पाषाण काल का एज है। लेकिन यहाँ से फिक्स क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का हो, जितने भी हैं, लेखपाल के एग्ज़ाम हो या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम तक में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम इस तरह से अध्ययन करेंगे कि पूरा का पूरा जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरा क्वेश्चन और जितने भी प्रकार के पेपर हैं सारे सॉल्व हो जाएं। एक चीज़ पे एक कंसेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए और क्या कंसेप्ट बनाया जाए। जब हम लोग साधारण रूप से देखते हैं और पूछते हैं क्लास में कि इतिहास क्या है, तो स्टूडेंट से अलग अलग प्रकार के बिहेवियर और अलग अलग प्रकार के उत्तर प्राप्त होते हैं, जिनमें कुछ तो बिल्कुल साधारण तरीके से बता देते हैं। चलिए हम लोग इतिहास का सबसे पहले वर्गीकरण देखते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या है और इतिहास के पिता कौन है। तो इतिहास मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है और इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस, यूनानी दार्शनिक। हेरोडोटस को इतिहास का पिता मानते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता मानते हैं। यूनान के रहने वाले थे। इसके बाद इतिहास में 3 खंड बांटे जाते हैं। पहला इतिहास जो कहलाता है प्री हिस्ट्री, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मुख्यतः पाषाण काल को रखा जाता है, जो प्राक प्लस इतिहास शब्द से मिलकर बना है। प्राक का मतलब प्राचीनतम है। तो इनके लक्षणों को जानेंगे। प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि इतिहास, इन्हें जानेंगे। और हिस्ट्री यानी इतिहास। सबसे पहले तीनों के लक्षणों को जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किन्हें कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जहाँ पर लोगों को या मानव सभ्यता को इतिहास में लिपि का किसी प्रकार से ज्ञान नहीं था, किसी अक्षर का ज्ञान नहीं था, किसी भी लेखन कला का उन्हें ज्ञान नहीं था। वो साधारण, जिस प्रकार से हम लोग भाषा में पढ़ते हैं, भाषाई कोई उनके पास जो आधार था उसका कोई तय तरीका नहीं था। तो किस प्रकार अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए वो अनेक प्रकार के माध्यमों का प्रयोग, जैसे अनेक प्रकार के इशारों का प्रयोग, संकेतों का प्रयोग करते थे, जिस प्रकार से हम लोग भाषा में पढ़ते हैं। उसी प्रकार से इतिहास में एक काल है जहाँ पर लिपि व अक्षर का ज्ञान नहीं है और मुख्यतः पत्थर, मिट्टी और हड्डी के उपकरणों के अध्ययन के आधार पर, उन्हीं के साक्ष्यों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को माना जाता है। अगली बात आती है कि डिफ़र कैसे है आदि ऐतिहासिक काल से। क्या अंतर है कि आदि ऐतिहासिक काल इससे अलग है। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे कि इस काल में लेखन का विकास हो चुका था, मतलब लिपि और अक्षर का ज्ञान था। यहाँ लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं है, यहाँ पर लिपि और अक्षर का ज्ञान है, लेकिन हम लोग इसे पढ़ नहीं सके। जिसमें मुख्य रूप से इतिहास के अध्ययन में हड़प्पा संस्कृति का काल और वैदिक सभ्यता के काल को शामिल करते हैं। हालांकि वैदिक सभ्यता के काल को मुख्य रूप से आदि ऐतिहासिक काल में शामिल करते हैं, लेकिन वहाँ के लेखन को हम लोग समझते भी हैं, उसको पढ़ते भी हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल का मुख्य भाग इस आधार पर कि लेखन का विकास था, लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं सके। तो इनकी लिपि कैसी थी, लिपियों के बारे में इनके पता चलता है कि इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, अर्थात अपने मनोभावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ये लोग मूल रूप से संकेत या कोई चित्र बनाकर सामने वाले को दिखा देते थे, जिससे वो इस बात को समझ जाता था कि उसके विचार किस प्रकार के हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में
लिपि नहीं थी। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। और इतिहास किसे कहा जाता है? जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है। तो आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल एक बिंदु पर समान दिखाई पड़ता है। वह बिंदु कौन सा है? वह बिंदु है कि दोनों ही प्रकार के इतिहास में हम उपकरणों और साक्ष्यों, यानी कि जो भी उपकरण और साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो मिट्टी के उपकरण हो, पत्थर के उपकरण हो या किसी प्रकार के अन्य उपकरण हो, उनसे हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार से इस्तेमाल करते थे, कैसा प्रयोग करते थे दैनिक जीवन में, उन्हें कहा जाता है कि वह दोनों में समान था, लेकिन लेखन के आधार पर बिल्कुल अंतर था। तो इतिहास, आदि इतिहास और प्रागैतिहास, ये 3 कालखंड बनते हैं। उनमें अब देखें तो प्रागैतिहास, लेकिन उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि हम लोग कितने वर्षों का और कितना प्राचीन इतिहास, कब से मानव सभ्यता की बात शुरू होती है। यदि मानव सभ्यता की बात देखेंगे, कब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, कहाँ से मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो मानव सभ्यता का विकास और आज तक का इतिहास लगभग देखा जाता है तो 20 लाख वर्षों का इतिहास है, जिनमें से यदि निश्चित फैक्ट्स यानी कि तथ्यों पर विचार किया जाए तो हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे कि लगभग 20 लाख वर्ष में 19 लाख वर्ष, एक बार पुनः सुन लें ध्यान से, 20 लाख वर्षों के इतिहास में 19 लाख वर्ष यह मानव सभ्यता या मनुष्य केवल शिकारी यानी कि आखेटक और खाद्य संग्राहक, फूड कलेक्शन करने वाले, 19 लाख वर्षों तक हमारी सभ्यता में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। लगातार हम लोग यायावरी जीवन, घुमक्कड़ी जीवन और किसी प्रकार से जीवन यापन करने का तरीका अपनाए हुए थे। तो 19 लाख वर्षों तक हम लोग बिल्कुल यायावरी जीवन जीते रहे, 19 लाख वर्षों तक। तो यानी कि आज का जितना भी डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है, यह समस्त डेवलपमेंट, यह समस्त विकास का जो मॉड्यूल दिखाई पड़ता है, जो आज हम 21वीं सदी में पहुंच गए और सभी लोग स्मार्ट, अलग अलग लुक वाले बन गए, अनेक प्रकार की भाषाओं का विकास, अनेक प्रकार के लेखन का विकास कर लिया, ये समस्त हमारा विकास 1 लाख वर्षों का विकास है। ये तो हो गई विकास की बात कि कितने वर्षों का इतिहास में हम लोगों ने विकास किया। लगभग 20 लाख वर्षों से सभ्यता का जो इतिहास बेस बनाता है उसमें हम लोग जान पाएंगे। अगले पहलू पर आते हैं कि सर्वप्रथम मानव सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई। यह भी प्रश्न बड़ा अनिवार्य है, बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि अगर महाद्वीप में चर्चा करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार में देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ से अगर ज्योग्राफी का अध्ययन किया जाए तो दिखाई पड़ता है कि एक काफ़ी पहले का समय था जब हम लोग, ये भारतीय भूखंड भी जो गोंडवानालैंड का भाग है, तो ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। तो अफ्रीका महाद्वीप से ही मानव सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। उसमें भी इथोपिया देश, एक बार पुनः दिमाग में रख लें, इथोपिया देश को, जो अफ्रीका का देश है, ऐसे ही दिमाग में रखें, इथोपिया देश पिछले ही 3 वीडियो में हमने बताया था कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको नोट करते जाइए, क्योंकि यूपीएससी से लेकर लगभग पीसीएस प्रीलिम्स तक इन सारे वीडियोस के माध्यम से, और अभी बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस भी शुरू कर देंगे, उन ऐसे सभी एग्ज़ाम्स को आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इथोपिया को क्या कहा जाता है ये भी नोट कर लें कि इथोपिया जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और इथोपिया का पठार, इथोपिया की तमाम चीज़ें फेमस हैं। इथोपिया को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत में मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यानी किस राज्य को भारत में मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो ये भी जानते रहेंगे पैरा स्टूडेंट्स की मानव सभ्यता का पालना भारत में मध्य प्रदेश को कहा जाता है।
तो जिस प्रकार से विश्व में इथोपिया का महत्व है, उसी प्रकार से भारत में मानव सभ्यता के विकास के लिए मध्य प्रदेश का महत्व है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कहाँ से सर्वप्रथम अध्ययन शुरू किया गया इस प्रकार के अध्ययन। तो हम लोगों की कंडीशन, हम लोगों की दशाएं यदि हम लोग देखना शुरू करें इतिहास में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों में इस तरह की बातें नहीं हुआ करते थे कि हम लोग कोई रिसर्च करें, किसी प्रकार से इस प्रकार के विज्ञान का विकास करें। हम लोग प्रायः प्राचीन काल से धार्मिक ज़्यादा रहे हैं और इस तरह के डेवलपमेंट या वैज्ञानिक सोच वाले थोड़ा कम रहे हैं। दूसरे प्रकार की आध्यात्मिक सोच के हम लोग ज़्यादा रहे हैं। तो देखा जाता है कि गुलामी की एक विशिष्ट परंपरा हमारे यहाँ लगभग, अगर देखा जाए, जैसा कि हम क्लासेस में अक्सर कहते हैं कि हम लोग लगभग 1500 वर्षों तक गुलामी का अनुभव लिए। तो ब्रिटिश काल एक ऐसा कालखंड रहा जहाँ पर हमारे यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट के काम ब्रिटिश विद्वानों ने ही शुरू किया, यूरोपियन विद्वान इसमें आगे रहे। अब एक बात आती है कि क्यों यूरोपियन विद्वान आगे रहे और भारतीय विद्वान इस मामले में पीछे क्यों रहे। खास बात ध्यान रखनी है, भारतीय विद्वान कभी पीछे नहीं रहे और न ही भारत का ज्ञान कभी पीछे रहा है। भारत का अध्यात्म, भारत का ज्ञान सुगठित और सुव्यवस्थित था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बाहरी आक्रांताओं ने किस प्रकार से हमारे पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी का सिस्टम जो था, चाहे नालंदा में रहा हो, चाहे तक्षशिला में रहा हो, चाहे विक्रमशिला में रहा हो, किस प्रकार से उन्हें नष्ट किया, लाखों हजारों किताबों को नष्ट कर दिया। तो ज्ञान तो निश्चित रूप से रहा होगा। इतिहास लेखन की प्राचीन परंपरा नहीं पाई जाती है, लेकिन धार्मिक प्रमाणों से हम लोग अनेक प्रकार के धार्मिक पुस्तकों से अनेक प्रकार के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इतिहास का लेखन नहीं रहा, लेकिन हम लोग जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट के काम में यूरोप क्यों आगे रहा, जैसे आज की डेट में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार, जिन्हें भारत में पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे वो केंद्र स्तर पे हों या राज्य के स्तर पे हों, केंद्रीय स्तर पे अगर हम तुलना करें तो अन्य राज्यों की तुलना में यूपी और बिहार का बेहतर प्रदर्शन रहता है। क्यों रहता है, जरा इस पर गौर करें। तो जिस प्रकार से कठिन परिस्थितियों से मनुष्य मेहनत करके आगे संघर्ष का एक तरीका सीखता है, उसी प्रकार से यूरोपियन की अगर उनकी कंडीशन को देखें, यूरोप की कंडीशन को देखें, ब्रिटेन की कंडीशन को देखें, पुर्तगीज़ की कंडीशन को देखें, पुर्तगाल की कंडीशन, स्पेन की कंडीशन, तो अगर अक्षांशीय विस्तार को देखें तो आपको पता लगेगा कि इनकी कंडीशन ऐसी है कि इनके यहाँ जो भी बंदरगाह हुआ करते थे, पोर्ट हुआ करते थे, ये 6-6 महीने बर्फ़ से ढके होते थे। तो जीवन जीना, कृषि करना, पशुपालन करना और स्थायी निवास करना, ये बड़ा कठिन काम हुआ करता था। क्षेत्रफल में छोटे थे तो कृषि भी नहीं हो सकती थी, और कृषि कैसे करते कि 6-6 महीने बर्फबारी हुआ करती, सारी फसल नष्ट हो जाती थी, सूर्य की किरणें सीधे नहीं मिलती हैं, इसलिए जो है प्रोडक्शन का लेवल उतना उच्चतम नहीं था, और किसी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो सबका रुझान भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ रहा। भारतीय उपमहाद्वीप में ये लोग आए तो यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ा है। तो सबसे पहला नाम आता है, ध्यान से नोट कर लेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम सबसे पहले आता है। फिर से अब उसको हम लिख के आप लोगों को बताते रहेंगे, जिससे आप लोग नोट डाउन करते जाएं और बेहतर नोट्स आपके पास बनते जाए। सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम। ब्रूस फुट का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इन्होंने सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू किया और इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इसको जानते रहेंगे। सबसे पहले इन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। अब हम प्रागैतिहासिक काल को कैसे पढ़ें, मध्य पाषाण काल को कैसे पढ़ें, इसे ध्यान से देखेंगे। अब बिल्कुल फैक्ट्स पर आधारित है और जहाँ भी समस्या होगी कमेंट में आप पूछते रहिएगा और हम उसके जवाब अगली वीडियो में देते रहेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन भी हमने किया हुआ था आप लोगों से पिछली वीडियो में, जो 3 वीडियो बनाए तो लास्ट का जो तीसरा वीडियो था उसमें क्वेश्चन किया हुआ था।
तो हम कमेंट में देख लेंगे, अभी कमेंट देखा नहीं है तो देख कर हम बताएंगे आप लोगों को आंसर। अगर आप लोगों ने आंसर सही दिया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे। यहाँ देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को कितने भागों में बांटा। तो सबसे पहले ध्यान से नोट डाउन करेंगे, सभी लोग जानते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 बनते हैं। फिर से एक बार देखें, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का समय देखिए 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख BC के आसपास। अधिकांश पुस्तकों में कई बार से अज्ञात भी लिख दिया जाता है, लेकिन 1 लाख इसलिए मानेंगे क्योंकि हमने बताया था कि हम लोगों का जो विकास हुआ है, जितना हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है, जो आज की कंडीशन में हम लोग आए हैं, वो लगभग 1 लाख वर्षों का विकास है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लगभग में अप्रॉक्स में 1 लाख वर्ष यहाँ पर, तो 1 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व। फिर यहाँ पर 8000 से मध्य पाषाण काल को 4000 और नव पाषाण काल को 4000 ईसा पूर्व से लगभग 2500 ईसा पूर्व तक का वर्गीकरण किया। और फिर सिंपल है, पुरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांट देते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अधिकांश हम लोग इन सब चीज़ों का अध्ययन नहीं कर पाते और यहीं से हमारा इंटरेस्ट समाप्त होने लगता है। क्या पढ़ना चाहिए हमें? इधर उधर की कहानियों के बजाय बिल्कुल टू द पॉइंट, जो आपके पेपर के लिए आवश्यक है उतनी जानकारी आपको चाहिए, जिससे इस पूरे टॉपिक से आपको जितने बनने वाले प्रश्न वो क्लियर हो जाए। एक एक करके बताता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पुरा पाषाण काल के 3 भाग हैं, इससे विशेष मतलब नहीं होगा, लेकिन क्या क्या मशहूर है उनको जानते रहें। तो निम्न पुरा पाषाण काल यानी कि पुरा पाषाण काल में भी जो सबसे पहले कालखंड आया, उसमें 2 संस्कृतियों का नाम विशेष रूप से फेमस है, जिसमें सोहन संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। ध्यान से देख लें, सोहन संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। सोहन संस्कृति के अनेक नाम दिए जाते हैं अनेक पुस्तकों में, कहीं पेबुल भी नाम दिया जाता है, कहीं चापर या चापिंग भी नाम दिया जाता है, तो इसके ज़्यादा टेंशन में नहीं पड़ना है। सोहन नाम रखेंगे, सोहन एक स्थान था, कहाँ पर? आधुनिक पाकिस्तान। आधुनिक बार बताते हैं क्योंकि जब रिसर्च हो रही थी तो वो पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान का उद्भव कब हुआ है इसे बताने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग जानते हैं। तो सोहन संस्कृति और यानी कि सोहन नदी घाटी पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान, और बेलन घाटी इलाहाबाद, ये 2 स्थान हैं सोहन संस्कृति के। इनका लक्षण क्या है? तो पहला यही पूछा जाता है कि निम्न पुरा पाषाणिक स्थल कौन कौन से थे। तो 2 स्थल आपको प्राप्त हुए हैं, सोहन और बेलन। सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि नदी घाटी सभ्यताओं से ही जो है, या नदी घाटियों से ही, नदियों के किनारों से ही जीवन क्यों शुरू होता है। अधिकांश विद्यार्थियों की बात समझ में आती होगी कि नदी घाटियों से ही, क्योंकि जल की सुलभता हो जाती है और जल की सुलभता होने पर आराम से जीवन निर्वाह करना शुरू हो जाता है। अब इसमें 3 बातें इन दोनों ही क्षेत्रों में, जो निम्न पुरा पाषाणिक क्षेत्र हैं, 2 चीज़ें यहाँ पर विशेष रूप से फेमस हैं। एक है पेबुल, दूसरा है चापर और तीसरा है चापिंग द्विधारीय। क्या मतलब है इनको हम बता देते हैं। पेबुल, चापर और चापिंग द्विधारीय से क्या मतलब है? आप सभी जानते हैं कि पत्थर के उपकरण हैं। कैसे उपकरण भाई? पत्थर के उपकरण। तो पत्थर का पेबुल क्या होता है? क्वेश्चन देखिएगा, निश्चित रूप से बना होगा। पेबुल का अर्थ है कि नदियों में ऐसे छोटे पत्थर के टुकड़े जो घिस के, किनारों से घिस के, किसी प्रकार से घिस के अवसाद के रूप में बिल्कुल चिकने और गोल हो जाते हैं, छोटे से रहते हैं, उन्हें कहते हैं पेबुल। ध्यान से दिमाग में रखिएगा, पेबुल का मतलब क्या हुआ, पेबुल का अर्थ क्या हुआ? ऐसे छोटे पत्थर जो घिस के बिल्कुल चिकने आकार के और छोटे से आकार के बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं पेबुल। फिर आता है चापर। क्या है चापर? का मतलब एक बड़ा खंड, उतना चिकना नहीं है, बस बड़ा खंड है। और चापिंग द्विधारीय उपकरण से क्या आशा है? बाइफिशियल। द्विधारी मतलब बाइफिशियल कहते हैं।
चॉपिंग बाइफेशियल का मतलब है कि ऐसे उपकरण, ऐसे बड़े खंड, पत्थर के खंड जो टूटने से या किसी बड़े चट्टान से टकराने से दोनों तरफ उनके फलक बन जाते हैं। तो कई इतिहासकार ऐसे होते हैं जो निम्न पुरापाषाण काल को ही फलक संस्कृति लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में यह फलक संस्कृति नहीं है। फलक संस्कृति का संबंध है मध्य पुरापाषाण काल से है। इसको जानते रहिएगा, ध्यान से, गलती ना करिएगा बिल्कुल। तो पेबुल, चापर, चापिंग, द्विधारी, ये सब किसके लक्षण हैं? निम्न पुरापाषाण काल के। स्थान कौन कौन से हैं? तो सोहन, बेलन, अभी 2 मिले हैं। तीसरा स्थान है मद्रास। तीसरा स्थान कौन सा है? मद्रास। इसलिए हैंड एक्स कहने से मतलब है कि हाथ की तरह तिरछे उपकरण। हैंड एक्स मतलब तिरछे उपकरण जहां से मिले हैं। तो मद्रास के अतिरपक्कम नामक स्थान से क्लीवर और स्क्रीपर प्रकार के उपकरण प्राप्त होते हैं। क्लीवर और स्क्रीपर प्रकार के उपकरण प्राप्त होते हैं मद्रास से। इसलिए हैंड एक्स संस्कृति को मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। सिंपल। तो आपको क्या पता चला, इसको संक्षेप कर देते हैं एक बार। पुरापाषाण काल के 3 भाग हुए। पहला निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। और निम्न पुरापाषाण काल में 3 स्थान आए। कितने स्थान आए? 3 स्थान। कौन कौन से? सोहन, बेलन और मद्रास। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान, बेलन नदी घाटी इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश, और मद्रास का अतिरपक्कम। ये आपका हो गया निम्न पुरापाषाण काल का पूरा वर्णन। तो 2 प्रकार की संस्कृतियां निम्न पुरापाषाण काल में पाई गई। इससे अधिक क्वेश्चन आपको पीसीएस प्रीलिम्स के लेवल में नहीं आएगा, इससे आगे नहीं बनेगा। आराम से ध्यान से देखते रहिए, एक ही वीडियो में पूरा कवर कर देंगे। मध्य पुरापाषाण काल ध्यान से रखना है। बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में अंतर नहीं कर पाते। मध्य पाषाण काल इस वर्गीकरण में आता है और मध्य पुरापाषाण काल यह पुरापाषाण काल का एक भाग है। इसे फलक संस्कृति कहते हैं। फलक से अर्थ यह है कि धारीय होते थे, जो पत्थर के उपकरण प्राप्त होते थे उनमें एक तरफ पतला होता था, दूसरी तरफ भोथरे होते थे। बाकी हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि हमारा पूरा डेवलपमेंट बड़े पत्थर के उपकरणों से छोटे उपकरणों की ओर आगे बढ़ेंगे, जो हमको मध्य पाषाण काल में दिखाई पड़ेगा। तो मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण कैसे रहे? फलक का मतलब है बिल्कुल पतले हो, एक तरफ धारी बनी होती थी। अब धारी क्यों बनी होती थी? आपको पता होगा कि इस पूरे प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य क्या रहा है? शिकारी रहा। शिकार करना इसका मुख्य कार्य था, शिकार ही करता था, यानी कि आखेटक रहा। और क्या रहा? खाद्य संग्राहक, केवल जीना और खाना। हालांकि इस काल में अगर आग के आविष्कार के बारे में पूछा जाए तो जानेंगे आग का आविष्कार इसके पहले हो चुका था, पुरापाषाण काल में हो चुका था, बस उसका हम प्रयोग नहीं जानते थे। अपने आप आग लग जाया करती थी, उससे धीरे धीरे करके अभी आगे डेवलपमेंट होगा तो वो आग का प्रयोग करना भी सीखेंगे मनुष्य, क्योंकि मनुष्य सदैव परिवर्तनशील होता है और सदैव सीखता रहता है। यह मनुष्य का लक्षण है, होमो सैपियंस। तो मध्य पुरापाषाण काल फलक संस्कृति मतलब एक तरह धारी बनी हुई है। कौन कौन से स्थान हैं? बेलन आप जान गए, देखिए बेलन दोनों में आ रहा है। पुरापाषाण काल का स्थल तो है, निम्न में भी है और मध्य में भी है। तो बेलन मतलब इलाहाबाद, बेलन नदी घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सोन नदी और नर्मदा सभी लोग जानते होंगे ज्योग्राफी से कि ये दोनों मध्य प्रदेश की नदियां हैं। तो मध्य प्रदेश और तुंगभद्रा कर्नाटका, ये इतने स्थान हैं। अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे ऐसा क्या प्राप्त हुआ जो इसका अध्ययन करना चाहिए? तो मुख्य रूप से यहाँ पर पशुपालन या पशु का सबसे पहले यहाँ पर अवशेष प्राप्त होता है बेलन नदी घाटी से। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम पशु के अस्थिपंजर यानी कि उनकी हड्डियाँ, अस्थिपंजर मतलब क्या है? हड्डियाँ सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो बेलन नदी घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुई हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में है कहाँ? बहुत से लोग इलाहाबाद घूमे होंगे। तो ये प्राचीनतम की बात चल रही है, इसलिए आज आपको वहाँ पर बेलन नदी नहीं मिलेगी। आज आपको वहाँ पर उसके साक्ष्य नहीं मिलेंगे। ये प्राचीनतम की बात है, क्योंकि बहुत सी नदियाँ समाप्त हुई। नदियों के अनेक प्रकार होते हैं,
एक समय था जब बेलन नदी घाटी यहाँ पर बिल्कुल विस्तार में थी। सोन नदी घाटी जानते हैं अमरकंटक से, नर्मदा नदी जानते हैं अमरकंटक से, और तुंगभद्रा को भी विशेष रूप से जानते हैं आप लोग कर्नाटका में, उधर जो पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ हैं। तो ये हो गया मध्यपुरा पाषाण काल और उच्चपुरा पाषाण काल। अब देखिए यहाँ पर ये फलक संस्कृति, और यहाँ पर क्या लिखा है, ब्लेड। ब्लेड मतलब फलक से भी पतला। अब उपकरण एकदम बिल्कुल पतला हो गया। द्विधारीय तो पहले ही था, लेकिन जितने भी और कौन कौन से स्थान हैं, पुनः वही स्थान। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकती है, यहाँ पर कौन है, बेलन है, सोन है, बिसदी का क्षेत्र गुजरात का, इनाम गांव का क्षेत्र है महाराष्ट्र, और बूढ़ा पुष्कर। पुष्कर कहने से आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बूढ़ा पुष्कर कहाँ पर, राजस्थान में। तो ये ब्लेड संस्कृति वाले उच्चपुरा पाषाणिक स्थल हैं, इनको जानते रहेंगे। तो एक सबसे कॉमन बात जो मिली आपसे, कॉमन बात ये मिली कि हम लोगों ने बेलन नदी घाटी को पुरा पाषाण के तीनों भागों में देखा, और डेवलपमेंट में देखा कि भोथरे पत्थर से लेकर, यानी मोटे पत्थर से लेकर आगे बढ़ते हुए फलक संस्कृति और ब्लेड, जो हमने फ्रेमिंग में बताया था वही डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विस्तार से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल में। साफ साफ लिखा हुआ है 1867 में सबसे पहले CL कार्लाइल, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वप्रथम CL कार्लाइल विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, और विंध्य क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, यानी कि विंध्य पर्वत का क्षेत्र। विंध्य पर्वत का विस्तार कहाँ तक है, कमेंट में बताइएगा। आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ कि विंध्य क्षेत्र यानी कि विंध्य पर्वत श्रेणियाँ किन किन भारतीय राज्यों में विस्तृत हैं, इन्हें बताइएगा कमेंट में। नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताएंगे, अगर आप लोग सही कमेंट करेंगे तब भी, या गलत कमेंट करेंगे फिर भी बताएंगे। तो विंध्य क्षेत्र यानी कि कम से कम 4 से 5 राज्यों में, 6 राज्यों में इसका विस्तार देखा जाएगा, इतना हम बता दे रहे हैं। कौन कौन से राज्य हैं ये आप बताएंगे। CL कार्लाइल के द्वारा कौन कौन से स्थान हैं, सिंपल देखिए, राजस्थान का बागौर, गुजरात लंगनास, मध्य प्रदेश आदमगढ़ और भीमबेटका, उत्तर प्रदेश सरायनाहर, और पश्चिम बंगाल बीरभानपुर। इसके अतिरिक्त भी कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में विस्तार था। डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल में क्षेत्रीय विस्तार हमेशा बढ़ता जाएगा। अगर इन क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र निश्चित होंगे तो मध्य पाषाण काल में लोगों का विस्तार, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी तो दूर दूर जाके बस जाएंगे, तो क्षेत्रीय विस्तार हमेशा लगातार बढ़ता रहेगा। और एक बात साफ यहाँ पे लिखी हुई है, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब है सूक्ष्म उपकरण, यानी कि पुरा पाषाणिक काल के बाद माइक्रोलिथ सूक्ष्म उपकरण बनाना शुरू कर दिया, यानी कि ऐसे छोटे उपकरण बनाना शुरू कर दिए जिनसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी। माइक्रोलिथ पूछा जाता है, माइक्रोलिथ किस प्रकार के पाषाण काल का लक्षण है, किस युग का लक्षण है, तो बताएंगे मध्य पाषाण काल का लक्षण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नव पाषाण काल, जिसे हम लोग नव पाषाणिक क्रांति के रूप में भी जानते हैं। नव पाषाणिक क्रांति, यहाँ पे क्या विशेष है इसको जानेंगे। तो देखिए डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा इसका खोज किया गया। यहाँ पे देखिए क्रांति लिखा हुआ है, क्रांति इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नव पाषाणिक में सभी महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण कार्य किए गए। कौन कौन से, तो आग का प्रयोग शुरू कर दिया गया, कृषि शुरू कर दिया गया, स्थायी जीवन। देखिए सबसे पहली बार, अब तक हम लोग स्थायी जीवन में नहीं थे, अब स्थायी जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। पहिए का आविष्कार कर दिया गया, पशुपालन का और विस्तार हो गया। किन किन स्थानों पर, तो मेहरगढ़ में कृषि की शुरुआत कर दी गई। बुर्जहुम और गुफक कराल, ये जो कश्मीर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आप जानते हैं युगल समाधान और मनुष्यों के साथ, मानवों के साथ जो है कुत्तों को दफन करने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। कोल्डिहवा, ये इलाहाबाद बेलन घाटी, यहाँ से सबसे पहले नोट कर लेंगे, क्वेश्चन बनता है। सर्वप्रथम धान की खेती के साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं, तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। हालांकि चावल के साक्ष्य की बात आती है तो लोहदा नाला की बात आती है। दोनों बातें ध्यान से देख लेंगे।
सबसे पहली चीज़ कोल्डिहवा में धान की खेती के साक्ष्य, और चावल के साक्ष्य की बात आएगी यदि नवपाषाण काल में तो आपको लोहदा नाला लगाना होगा, लोहदा नाला लगाना होगा। चिरांद बिहार में, चिरांद कहाँ पर? बिहार में। पिकलीहल कौन सा स्थान है? पिकलीहल ये कर्नाटका का स्थान है। तो नवपाषाण काल के कौन कौन से स्थल हुए, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफाकराल, कोल्डिहवा, चिरांद, पिकलीहल। और फिर से एक बार बता देते हैं, पिकलीहल, चिरांद, कोल्डिहवा, गुफाकराल, बुर्जहोम और मेहरगढ़। इतने के बाद कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे? दो फेमस क्वेश्चन है। पहला, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कब और कहाँ प्राप्त होते हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, और यह नवपाषाण काल में। कब प्राप्त होते हैं? नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम यानी पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भारतीय इतिहास की बात हो रही है। और दूसरा पूछता है कि सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, और वो मिलता है मध्यपाषाण काल में। इतने क्वेश्चन हम लोगों से बनते हैं सीरियस। इतने क्वेश्चन और इतने एरिया के बाद हम लोगों का बिल्कुल ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी के लिए हमने इसको थोड़ा सा और विस्तार दिया है, उसे भी क्लियर कर देते हैं, जिससे किसी प्रकार के संकट की समस्या ना रहे और सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, और वीडियो भी बड़ा ना हो आप लोगों को आसानी से। ज़्यादातर कंपटीशन में स्टूडेंट इन क्षेत्रों से किनारा कर लेते हैं, जबकि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, और जब भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब आधा एक ही वीडियो से आसानी से आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पर हमने मानव विकास का क्रम भी दिया हुआ है। जो लोग नहीं जानते आसानी से इसे बना लेंगे। सबसे पहला मानव, होमिनिड्स, कौन सा था? होमोनिड्स। ध्यान से देख लें, अगर वो ना दिखाई पड़ रहा हो, छोटा हो, तो होमोनिड्स, जिसे रामापिथेकस भी कहा जाता था। क्या कहते थे? रामापिथेकस। सबसे पहला, अगर विकास के क्रम में कई बार होमोनिड्स नहीं दिया होता है, क्योंकि होमो करके 2, 3, 4 होते हैं। होमो सेपियंस भी होता है, होमो इरेक्टस भी होता है, होमो हैबिलिस भी होता है, तो हमेशा रामापिथेकस पे लगाएंगे, इसको जानते रहेंगे। दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसे आद्य मानव कहा जाता है। आद्य मानव, आद्य मानव से अर्थ है कि बानर के रूप में। किसके रूप में? बानर, चिंपैंजी हम लोग जिसे कहते हैं। तो आद्य मानव के रूप में जिसे कहते हैं वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये सेकेंड नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद आते हैं होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। तो पत्थर का प्रयोग और हैबिचुअल जो पहली बार हुआ वो होमो हैबिलिस था। हैबिलिस का मतलब हैबिचुअल हुआ, यानी एक प्रकार के हैबिट्स बनाने का काम शुरू किया। और इसके बाद इरेक्टस का नंबर आता है, इरेक्टस का नंबर आता है जिसने सबसे पहली बार अग्नि का आविष्कार किया था। यह भी क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम मानव विकास के क्रम में सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार किसने किया? तो होमो इरेक्टस ने किया। और इसके बाद होमो सेपियंस आ जाते हैं। होमो सेपियंस में मुख्य रूप से 2 स्थानों का नाम आता है। पहला स्थान आता है जर्मनी, और फिर आता है फ्रांस का स्थान। तो होमो सेपियंस में जर्मनी का जो स्थान रहा, वहाँ से कौन से प्रजाति के मिले? तो वहाँ से मिले निएंडरथाल, निएंडरथाल प्रकार के मानव मिले थे। और फ्रांस में क्रो-मैग्नान, कौन मिले थे? क्रो-मैग्नान मिले थे। ये जानते रहेंगे तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल सारा पूरा का पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो एक वीडियो के माध्यम से ही हम लोगों ने पूरा का पूरा पाषाण काल का टॉपिक वाइज एनालिसिस। अब यहाँ से किसी प्रकार का डाउट या किसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं कि मिट्टी के उपकरणों पर रंग का प्रयोग होता था कि नहीं। जैसे अनेक प्रकार के मृद भांड जिन्हें कहा जाता है, मिट्टी के उपकरण कहा जाता है, तो कुछ मात्रा में नवपाषाणिक काल में मिट्टी के उपकरणों पर, क्योंकि मिट्टी के उपकरण बनना शुरू हो गए थे मध्य पाषाणिक काल से ही, यहाँ से कुछ कलर करने की व्यवस्था आई थी। लेकिन विशेष कलर करने की व्यवस्था जो रंगने की परंपरा रही, उसका विकास मुख्य रूप से हुआ था नवपाषाणिक काल के बाद।
यानी कि वह मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यता में दिखाई कांस्ययुगीन सभ्यता में दिखाई पड़ती। तो ये आपका पूरा वर्णन था। किसी प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप पूछेंगे। 3 वीडियो की फ्रेमिंग फिर से बताते हैं, 3 वीडियो की फ्रेमिंग की गई है। जिन लोगों ने ना देखा हो उन भाग 1, 2 और 3 को देखकर अगर उन्हें तीनों को मिलाकर आप पढ़ेंगे तो इतिहास कभी नहीं भूलेगा। और टॉपिक वाइज एनालिसिस शुरू कर चुके हैं, तो पीसीएस लेवल तक यूपी से लेकर पीसीएस लेवल तक जितने भी हैं पेपर सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ले आ सकते हैं। धन्यवाद।